Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the theory of social contract. सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत होता क्या है और जो सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं होब्स, लॉक और रूसो, इन्होंने अपने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्याएं किस प्रकार से की हैं। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले हम सामाजिक समझौता सिद्धांत जान लेते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या होता है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत की पूरी प्रधानता थी। इस सिद्धांत का ये मानना है कि राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, यानी राज्य का निर्माण भगवान ने नहीं किया, ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि मानव ने किया है। व्यक्तियों ने आपस में समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया है। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, जिसका निर्माण लोगों ने आपस में समझौता करके किया है। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो मानव के इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा है नागरिक जीवन के शुरू होने के बाद का काल। इस सिद्धांत के जितने भी प्रतिपादक हैं वो अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था का अस्तित्व स्वीकारते हैं जिसमें जीवन को चलाने के लिए ना तो राज्य था और ना ही राज्य जैसी कोई अन्य संस्था थी। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद पाया जाता है। कुछ विचारक इसे पूर्व सामाजिक मानते हैं तो वो कुछ इसे पूर्व राजनीतिक मानते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से या फिर प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपना जीवन जीते थे। इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी सभी ये मानते हैं कि किसी कारण से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को त्याग करने को विवश हुए थे और उन्होंने इस समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप हर एक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले में उसे राज्य और कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार था ये सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसका निर्माण राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके किया। यही है हमारा सामाजिक समझौता सिद्धांत। समझौते के परिणाम स्वरूप लोगों ने अपनी स्वतंत्रता राज्य या कानून को सौंप दी और राज्य और कानून की ओर से उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिली। अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास कैसे हुआ। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत भी उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक दर्शन है। इसे पूर्व की और पश्चिम के दोनों ही देशों से समर्थन प्राप्त हुआ है। महाभारत के शांति पर्व में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति में तंग आकर लोगों ने आपस में समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में इस बात को माना है कि प्रजा ने राजा को चुना है और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया था। उनका ये कहना था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और समझौते का ही फर्ज। रोमन विचारकों ने भी इसी बात पर बल दिया था कि जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है, यानी राज्य का निर्माण जनता ने ही किया है। मध्य युग में भी यह विचार काफी लोकप्रिय था और मैनहोल्ड और थॉमस एक्विनास के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी में यह विचार बहुत लोकप्रिय हो गया था और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे थे। लेकिन इस सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप में प्रतिपादन होब्स, लॉक और रूसो के द्वारा ही किया गया है। होब्स, लॉक और रूसो को सामाजिक समझौतावादी विचारक माना जाता है। तो अब हम होब्स, लॉक और रूसो को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि होब्स, लॉक और रूसो ने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत किस प्रकार दिया है। सबसे पहले हम थॉमस होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जानेंगे। थॉमस होब्स का जन्म 1588 में हुआ था और 1679 में इनकी मृत्यु हुई। थॉमस होब्स इंग्लैंड के रहने वाले थे और राजवंशी संपर्क में आने के कारण उनकी विचारधारा भी राजतंत्रवादी हो गई थी।
उनके समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच में तनावपूर्ण विवाद चल रहा था, जिससे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस संबंध में होब्स का ये कहना था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती, और अपने इसी विचार का प्रतिपादन करने के लिए होब्स ने 1651 में अपने पुस्तक लेवियाथन में सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किया। उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है। सबसे पहले होब्स ने मानव स्वभाव का वर्णन किया है, क्योंकि होब्स के समय में इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, तो होब्स के सामने मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही सामने आया। उसने अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है, और वह सदा ही शक्ति से प्रेम करता है और शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। इसके बाद होब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया। इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था, और नियंत्रण न होने के कारण हर एक व्यक्ति दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा, और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था, और प्राकृतिक अवस्था माइट इज राइट की अवधारणा पर आधारित थी, यानी जिसको मार सकते हो मार दो, जिसका छीन सकते हो छीन लो। ऐसी स्थिति में चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। तो होब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है उसमें चारों तरफ अराजकता फैली हुई थी। फिर होब्स ने समझौते का कारण बताया है। प्राकृतिक अवस्था में इतनी अराजकता फैली हुई थी कि लोगों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा खतरे में आ गई थी, और लोगों को मृत्यु का भय सताने लगा था। इसलिए व्यक्तियों ने मृत्यु के भय से बचने के लिए इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के उद्देश्य से ही समझौता किया और एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। तो समझौते का कारण यही था कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा नहीं होती थी और उन्हें मृत्यु का भय सताता रहता था। तो इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने समझौता किया और समझौते के परिणाम स्वरूप एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। तो होब्स का जो समझौता है वो किस प्रकार हुआ था उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नए समाज का निर्माण करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। होब्स का ये कहना है कि यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम पर शासन करे, लेकिन इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करेंगे और इसकी आज्ञाओं को मानेंगे। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति और सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूरी तरह से समर्पण कर दिया, और ये शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई थी। यही राज्य का श्री गणेश। होब्स के समझौते के बाद जिस नवीन राज्य का जन्म हुआ उसका स्वरूप कैसा था इसके बारे में देख लेते हैं। तो होब्स के समझौते के द्वारा एक निरंकुश राजतंत्र राज्य की स्थापना की गई है, जिसमें शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, और शासित वर्ग को यानी जनता को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का भी कोई अधिकार होब्स ने नहीं दिया। तो ये था होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। होब्स के बाद जॉन लोक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। जॉन लोक का जन्म 1632 में हुआ था और 1704 में इनकी मृत्यु हुई। जॉन लोक भी होब्स की तरह ही इंग्लैंड के ही निवासी थे और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1690 में किया था। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो इस पुस्तक में जॉन लोक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत, इस पुस्तक के प्रकाशन से 2 वर्ष पहले यानी 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी, जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट को अंतिम सत्ता के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। लोक ने अपनी पुस्तक में इन्हीं परिस्थितियों का वर्णन करते हुए सीमित और वैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। जॉन ने अपने समझौता सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की। मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। होब्स की तरह ही लोक ने भी मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, लेकिन लोक ने होब्स के विपरीत बात की है। होब्स ने मनुष्य का स्वभाव दुर्गुणी माना था, लेकिन लोक के अनुसार मनुष्य सद्गुणी प्राणी है और एक वो सामाजिक प्राणी है। उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावनाएं पाई जाती है।
मानव स्वभाव की इसी सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था नहीं हो सकती, बल्कि यह तो स्वयं की इच्छा, सहयोग और सुरक्षा की व्यवस्था थी। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, बल्कि उसके अंतर्गत यह नियम प्रचलन में था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते। तो इस प्रकार लोक की जो प्राकृतिक अवस्था वो भी सहयोग की अवस्था थी। होब्स के बिल्कुल विपरीत लोक ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। होब्स की प्राकृतिक अवस्था में माइटिस राइट का सिद्धांत था, लेकिन लोक की प्राकृतिक अवस्था में ये सिद्धांत था कि दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो। तो इस लोक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे और व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भी पालन करते थे और हर एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का भी आदर करते थे। लोक की प्राकृतिक अवस्था में जो मुख्य अधिकार लोगों को मिले हुए थे वे थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। इसके बाद लोक ने समझौते का कारण बताया है। हालांकि लोक की प्राकृतिक अवस्था अच्छी तरह से संपन्न थी, सामाजिक अवस्था थी, अराजकता नहीं थी, लेकिन फिर भी समझौता लोगों ने किया। उस समझौते का कारण क्या है कि समझौता क्यों किया गया? इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कुछ समय बाद व्यक्तियों को कुछ असुविधाएं अनुभव होने लगी थी और इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लोक के अनुसार ये असुविधाएं थी, प्रकृति के जो नियम प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित थे उनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। दूसरा, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी और तीसरा, इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति भी नहीं थी। तो इस प्रकार लोक की प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां थी, कुछ असुविधाएं थी। इन असुविधाओं से बचने के लिए ही लोगों ने आपस में समझौता किए। अब लोक के समझौते के बारे में देख लेते हैं। लोक के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण करने के लिए केवल एक ही समझौता किया गया है, लेकिन लोक ने इस समझौते का जो वर्णन किया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते दो बार हुए। पहले समझौते में जो जनता ने जनता के साथ किया, इसमें प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई और इस समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना था। दूसरा समझौता जनता ने शासक के साथ मिलकर किया। इसमें शासक वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया, लेकिन शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि उसके द्वारा बनाए गए कानून प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होंगे और साथ ही साथ वे जनता के हितों में भी होंगे। इसके बाद लोक के समझौते के बाद जो नए राज्य का रूप हमारे सामने आया, लोक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासक के बीच जो समझौता संपन्न हुआ, उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं था, बल्कि सरकार तो लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन था और वह लक्ष्य है शांति और व्यवस्था की स्थापना करना और लोक कल्याण करना। लेकिन इस विचार का प्रतिपादन लोग करते हैं कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूरा अधिकार है, यानी सरकार को बदल सकते हैं। इस प्रकार लोक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति जनता में है और सरकार का अस्तित्व भी जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। तो लोक ने जिस नवीन राज्य का स्वरूप समझौते के परिणाम स्वरूप बनाया, उस नवीन राज्य का स्वरूप था सीमित राजतंत्र। होब्स ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी, लेकिन लोक के समझौते के द्वारा सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई और अंतिम सत्ता या अंतिम शक्ति जनता में नहीं थी। सरकार का अस्तित्व भी जनता की इच्छा पर ही निर्भर करता। तो ये था जॉन लोक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इसके बाद जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। रूसो का जन्म 1712 में हुआ और 1767 में उनकी मृत्यु हुई। रूसो ने अपना सामाजिक समझौता सिद्धांत 1762 में अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया। होब्स और लोक के ही समान रूसो के द्वारा भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसी विशेष उद्देश्य से नहीं किया गया था, लेकिन रूसो ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उससे वह प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का अग्रदूत बन जाता है। रूसो के द्वारा अपने सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। होब्स और लोक की तरह ही रूसो ने भी मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।
इस वाक्य से रूसो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है, लेकिन सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। यानी मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, लेकिन समाज में जो बुराइयां हैं उन्होंने मनुष्य को बुरा बना दिया है। तो इस प्रकार जो रूसो है वो मनुष्य को दुर्गुणों और सद्गुणों दोनों का ही मिश्रण मानते हैं। होब्स ने मनुष्य को दुर्गुणी प्राणी माना है, लोक ने मनुष्य को सद्गुणी माना है, और रूसो ने मनुष्य को सद्गुणी और दुर्गुणी दोनों का मिश्रण माना है। प्राकृतिक अवस्था की व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। यह आदर्श बर्बर अपने में इतना संतुष्ट था कि ना तो उसे किसी साथी की जरूरत थी और ना ही वो किसी का अहित करने की इच्छा रखता। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले भाले और अज्ञानी बालक की तरह सादगी और परम सुख का जीवन बिताता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता, समानता, पवित्र और कपट रहित जीवन की अवस्था थी, लेकिन इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का अभाव था। रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है वह पवित्र और कपट रहित अवस्था थी, लेकिन फिर भी लोगों ने समझौता किया। रूसो ने समझौते का कारण बताया है कि समझौता क्यों किया गया। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हो गए थे कि जिन्होंने प्राकृतिक अवस्था को दूषित कर दिया। कृषि के आविष्कार के कारण भूमि पर स्थायी अधिकार और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति और मेरे तेरे की भावना का जन्म हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा तो शांति का जीवन भी नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो होब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। रूसो संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी मानता है। प्राकृतिक भाषा का रूप नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष और विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए ही व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते के द्वारा समाज की स्थापना करने का निर्णय लिया। तो समझौते का यही कारण था कि रूसो की प्राकृतिक अवस्था कृषि के जन्म के बाद और संपत्ति मेरे तेरे की भावना के बाद होब्स की प्राकृतिक अवस्था के समान हो गई थी, यानी अराजकता प्राकृतिक अवस्था में फैल गई थी। इसी कारण समझौता किया गया और समाज की स्थापना की गई। रूसो का समझौता किस प्रकार हुआ? इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर दिया गया। लेकिन अधिकारों का यह संपूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया गया, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए ही कार्य करते हैं। स्वयं रूसो कहता है कि समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है और एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी पक्षों को लाभ होता है। रूसो के समझौते के बाद जो नवीन राज्य का जन्म हुआ उसका स्वरूप कैसा था? तो इस प्रकार रूसो के समझौते के द्वारा एक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होती है, जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण जनता में निहित है और यदि सरकार सामान्य इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को हटाने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ये था रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत प्राच्य की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है और इस समझौते को वैज्ञानिक आधार इन 3 विचारकों ने, जिन्हें सामाजिक समझौतावादी विचारक माना जाता है, होब्स, लोक और रूसो ने दिया। होब्स, लोक और रूसो ने अपने अपने तरीके से सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्याएं की। तो आज हमने सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया है और सामाजिक समझौतावादी विचार को होब्स, लोक और रूसो ने जो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत की व्याख्याएं की हैं उनके बारे में भी जाना। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।